जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसने आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। इतिहास को समझना सिर्फ कुछ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि उन घटनाओं की गहराई में उतरना है जिन्होंने हमारे आज को आकार दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम उन परिस्थितियों का बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे जिनके कारण ये त्रासदी हुई, और समझेंगे कि कैसे इस एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे दमनकारी रॉलेट एक्ट से, फिर देखेंगे पंजाब में कैसे असंतोष बढ़ा, उसके बाद 13 अप्रैल के उस काले दिन की बात करेंगे, फिर हंटर कमीशन की रिपोर्ट, और आखिर में जानेंगे कि कैसे पूरे देश ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरी अशांति की नींव रखी। दमनकारी रॉलेट एक्ट। 1919 का ये रॉलेट एक्ट असल में कितना खतरनाक था, इसे समझना बहुत जरूरी है। कागजों पर इसका नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे सर सिडनी रॉलेट की समिति ने बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत रक्षा अधिनियम लागू था ना, अंग्रेजों ने उसे इस नए कानून के जरिए हमेशा के लिए थोप दिया। इसका इकलौता मकसद था भारत में उठ रही आवाज़ों को पूरी तरह कुचल देना। अब जरा सोचिए, इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी इंसान को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के सीधे 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। और ये सिर्फ जेल में डालने तक सीमित नहीं था, यहाँ कानूनी अधिकारों को मानो पूरी तरह से ही छीन लिया गया था। प्रेस पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं, राजनीतिक विरोध को दबाने की असीमित ताकतें सरकार के हाथ में आ गईं। अगर किसी पर मुकदमा चलता भी तो वो उच्च न्यायालय के 3 जजों के एक विशेष पैनल के सामने होता, जो ऐसे सबूतों को भी मान सकते थे जो आम कानून में स्वीकार्य ही नहीं होते। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस फैसले के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं की जा सकती थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस जैसे बुनियादी अधिकार को भी सस्पेंड कर दिया गया। जाहिर है, इस क्रूरता ने पूरे देश में एक भारी जनाक्रोश पैदा कर दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर और देखते हैं कि कैसे ये गुस्सा पंजाब में तेजी से एक बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ने लगा। ये टाइमलाइन देखिए, क्योंकि ये साफ दिखाती है कि अप्रैल 1919 के उन कुछ ही दिनों में हालात कितनी तेजी से बिगड़े। महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल को इस कानून के विरोध में एक देशव्यापी अहिंसक सत्याग्रह और हड़ताल का आह्वान किया। फिर 9 अप्रैल को पंजाब के 2 बहुत ही लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर लिया और किसी अज्ञात जगह भेज दिया। इसके विरोध में 10 अप्रैल को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हालात बेकाबू होते देख घबराई हुई ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया और सारी ताकत ब्रिगेडियर जनरल डायर के हाथों में सौंप दी। और यहीं से मंच तैयार हुआ 13 अप्रैल के उस दिन का, जिसने इतिहास को खून से रंग दिया। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और सबसे दर्दनाक हिस्से पर। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल बैसाखी का बहुत ही पवित्र त्योहार था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल पास जलियांवाला बाग में आसपास के गांवों से हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहां मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर भोले भाले ग्रामीणों को तो ये तक नहीं पता था कि शहर में मार्शल लॉ लगा है या सभा करने पर रोक है। तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने हथियारों से लैस सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उसने उस बाग से बाहर निकलने का जो इकलौता संकरा रास्ता था, उसे बंद करवा दिया और फिर बिना किसी चेतावनी के उस निहत्थी और मासूम भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। 1000 से ज्यादा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। बिना किसी उकसावे के की गई इस निर्मम और अमानवीय गोलीबारी में 1000 से भी अधिक बेकसूर पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस दरिंदगी ने सच में पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था। भाग 4। इस भयंकर कत्लेआम के बाद आइए देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार और हमारे भारतीय नेतृत्व की इस पर क्या संस्थागत प्रतिक्रिया रही। इस स्लाइड पर दिख रहा ये अंतर बहुत कुछ बयां करता है। भारी दबाव के बाद अंग्रेजों ने जांच के लिए 1919 में हंटर कमीशन बनाया। जब 1920 में इनकी आधिकारिक रिपोर्ट आई तो उन्होंने दिखावे के लिए जनरल डायर की निंदा तो की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई या सजा की सिफारिश नहीं की।
दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के नेतृत्व में अपनी एक अलग समिति बनाई। इस समिति ने बिना लाग लपेट के डायर की अमानवीयता को उजागर किया और साफ कहा कि पंजाब में मार्शल लॉ लगाना ही पूरी तरह से गलत था। हंटर कमीशन की इस लीपापोती ने यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से अब किसी भी तरह के इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। और अब हम आते हैं आखिरी भाग पर। जब न्याय नहीं मिला तो एक राष्ट्र के रूप में भारत ने कैसे पलटवार किया। इस एक हत्याकांड ने भारत में ब्रिटिश शासन के पूरे नैतिक आधार को ही उखाड़ फेंका। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। विरोध का ऐसा स्वर उठा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। महात्मा गांधी ने अपना कैसर-ए-हिंद का पदक वापस लौटा दिया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सर चट्टूर शंकरन नायर ने विरोध में वाइसराय की कार्यकारी परिषद से ही इस्तीफा दे दिया। और इन सब का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक परिणाम ये हुआ कि भारत में 1920 का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब लोगों का ब्रिटिश राज से मोह भंग हो चुका था। इस विरोध में सर चट्टूर शंकरन नायर के योगदान को थोड़ा और करीब से समझना जरूरी है। वो एक बहुत ही प्रमुख राष्ट्रवादी और जाने माने न्यायविद थे। जब उन्होंने वाइसराय की परिषद से इस्तीफा दिया तो इससे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों तक एक कड़ा संदेश गया। बात यही खत्म नहीं हुई। 1922 में उन्होंने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में इस पूरे कत्लेआम के लिए सीधे तौर पर माइकल ओडायर को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद ओडायर ने लंदन में उन पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। हालांकि लंदन की अदालत में फैसला ओडायर के पक्ष में गया, लेकिन सर नायर का झुकने या माफी मांगने से साफ इनकार करना ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक बन गया। लेकिन इस अन्याय की आग समय के साथ ठंडी नहीं पड़ी। ये गुस्सा अंदर ही अंदर सुलगता रहा और 21 साल बाद 1940 में इस अनसुलझे गुस्से का नतीजा एक लंबे प्रतिशोध के रूप में सामने आया। ऊधम सिंह, जिनका नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद भी था, उन्होंने लंदन जाकर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वही ओ डायर था जो 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जिसने डायर की उन क्रूर कार्रवाइयों का खुलकर समर्थन किया था। ऊधम सिंह को 1940 में फांसी दे दी गई, पर उनका ये कदम हमें बताता है कि जलियांवाला बाग के उस गहरे घाव ने भारतीय जनमानस पर कैसा असर छोड़ा था। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल आता है। जरा सोचकर देखिए, कैसे इस एक अकेली क्रूर त्रासदी ने भारतीय आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल दी। जो आंदोलन कल तक अंग्रेजों से सिर्फ थोड़े बहुत सुधारों या रियायतों की मांग कर रहा था, वो इस अमानवीयता को देखने के बाद पूरी तरह से पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण आत्मशासन की मांग में कैसे बदल गया। इसी घटना से पैदा हुई उस राष्ट्रव्यापी एकता और चेतना ने ही अंततः उस आज़ाद भारत की नींव रखी जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।